हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का दूसरा पाठ बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा, कारण बताएं। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है इसका, बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह से ज्ञान होने पर भी हिस्सेदार साहब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं मिल पाना अत्यंत कठिन है। यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठा। कहने का मतलब है कि पूरी स्थिति पता थी बस की, कि बस की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, ये आगे जाके परेशान करेगी। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने कहा जो भी होगा, जो देखा जाएगा। वो अपनी जान हथेली पर रख करके उस बस में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनके लिए उसके मन में श्रद्धा जाग गई। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस में यात्रा न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी, बहुत पुरानी थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वह कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली इस पुरानी बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा ना करने की सलाह देता था। लोग क्यों बोलते थे शाम वाली बस में सफ़र नहीं करने के लिए? क्योंकि उन्हें कोई भरोसा नहीं था कि कब रुक जाए, और कब रुक जाए तो कितनी दिक्कत होगी। कहीं भी जंगल में या कहीं भी रुक गई तो कितनी परेशानी आएगी। तो वही वो कहते थे कि इसमें यात्रा नहीं करें। डाकिन का मतलब कि जैसे डाकिन का अर्थ होता है ना चुड़ैल। जैसे चुड़ैल कहीं भी पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से ये कहीं भी हमें खराब हो जाएगी और हमें बीच में ही मझधार में छोड़ देगी। तो इसीलिए उससे मना करते थे कि यात्रा नहीं करें, वरना तुम्हारी यात्रा पूरी पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, लेखक के बस के अंदर बैठने के कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक करके हिलने डुलने लगी हो। लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर। सारी बस पूरी तरह से हिल रही थी, जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी, है ना। तो इसमें सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? तो लेखक को बस के अंदर बैठने पर, जब वो बस के अंदर बैठा था ना, तो पूरी बस जब स्टार्ट हुई थी, चलने लगी थी, तो ऐसे हिलने लगी कि पूरा वो खुद भी हिल रहा था और बस का एक एक पार्ट, एक एक चीज़ उसमें हिल रही थी। तो उसे ऐसा ही सोचने पर मजबूर कर दिया, जो उसकी सोच से बिल्कुल मिलता जुलता था, कि उसकी सोच पूरी तरह से सच हो रही थी कि बस इंजन है कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के अंदर हैं या बस हमारे अंदर है, मतलब उलट पुलट लग रहा था उसे। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, लेखक ने जब हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो ये उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उसका प्रत्येक कलपुर्जा हिल रहा था। ठीक है ना, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, बताइए। तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में चल रहा था कि ना जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। यही सब बातें सोचकर लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। समझ में आया? क्योंकि बस तो चल रही थी, मगर उसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा पेड़ सामने से आए और उसकी बस से टकरा जाए तो बस वहीं ऐसी रुक जाएगी, या फिर बस ही खुद जाके ना उससे टकरा जाए। इसलिए वो पेड़ों को सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था उसे, कि ये कोई बस के सामने कोई पेड़ नहीं आ जाए, क्योंकि पेड़ आया तो बस ज़रूर रुक जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। आया समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट से आगे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इसका प्रथम चरण सन 1931 ईस्वी में समाप्त हुआ। 30 में शुरू हुआ था और 31 यानी कि 1 साल। दूसरे चरण का आरंभ 1934 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार में हुआ। अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। इस अत्याचार से जनता अत्यंत पीड़ित और दुखी थी। सन 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान नहीं मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष भर गया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे कानून और अधिनियम भी पास किए गए जो भारतीय जनता एवं उनके हितों के लिए सर्वथा अनुचित एवं हित विरोधी थे। इस प्रकार के कानूनों का विरोध होना स्वाभाविक था। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का यह काम देखना था कि भारतीयों को कौन से अधिकार देने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं देने चाहिए। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय जनता एवं नेताओं ने इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया। सन 1929 में ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया, जिससे देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की लहर फैल गई। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। आया समझ में बच्चों? नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग्य कसते हुए टिप्पणी करता है, मतलब एक व्यंग्य किया है लेखक ने बस के ऊपर। हमें लगा यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका था। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे की ओर भागी जा रही है। कुछ दूर चलने पर सारे भेदभाव समाप्त हो गए। ये उसने व्यंग्य किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के बस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए। आप भी कहीं यात्रा करने गए हों तो आप उन अनुभवों को भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि इसमें मैंने दिया हुआ है, यात्रा शब्द अपने आप में छोटा अवश्य है। इसका उत्तर है यात्रा शब्द अपने आप में छोटा अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ रोमांचक कर देने वाला है। नए नए और अलग अलग स्थानों पर घूमने का अपना ही आनंद होता है। वैसे तो मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं, किंतु 5 महीने पहले की यात्रा को भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बात सर्दियों की है। हम लोग घूमने के लिए शिमला गए। मन में बर्फ़ गिरते देखने की उत्सुकता और बर्फ़ में खेलने की इच्छा तीव्रता से बढ़ रही थी। शाम को हम रेलगाड़ी से शिमला जाने के लिए निकले। रात को हम सोए हुए, थोड़ी देर ही हुई थी हमें सोए हुए कि अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। नीचे की सीट पर सोए हुए लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। ऊपर की बर्थ पर भी सोए हुए कुछ लोगों को चोट आई। कारण पता किया तो पता चला किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी थी। गाड़ी रोकने का कारण एक चोर का बैग चुराकर भागना था। लगभग 25 मिनट बाद गाड़ी दोबारा चलने लगी। अब नींद हमसे कोसों दूर थी। सवेरे कालका स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर बस के द्वारा हम शिमला के लिए चल पड़े। ट्रेन की अपेक्षा बस की यात्रा अधिक सुहावनी थी। अभी बस आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि जोरदार बर्फबारी होने लगी और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। हम बर्फ़ को गिरते हुए देख रहे थे, किंतु इसका आनंद नहीं उठा पा रहे थे। रास्ता खुलने के बाद हम जब शिमला पहुंचे तो हम बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन फिर शिमला की खूबसूरती देखकर हम अपनी सारी थकान भूल गए। हम लोग 3 दिन तक यहाँ बिछी बर्फ़ पर घूमते फिरते रहे। हमारे लिए कभी ना भूलने वाला अनुभव था। यह यात्रा मुझे सदैव याद रहेगी। इसके अलावा आप बच्चों आपने कहीं करी भी हो यात्रा, आप कहीं घूमने गए हों, वहाँ आपके साथ में आपने क्या फील किया, क्या देखा, क्या महसूस किया, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे। मन बहलाना, उसका प्रश्न एक है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए। तो इसका उत्तर हम देंगे, बस एक निर्जीव वस्तु एवं यातायात का साधन है, किंतु अगर बस जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी दशा का मार्मिक वर्णन करती। वह कहती कि देखो मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं प्रत्येक स्थान पर गमन करती हूँ एकदम बदहाल और बेकार हो गए हैं। ये घिस गए हैं। मेरे इंजन के साथ मेरा पूरा शरीर खनखनाता है। मैं भी इंजन की भांति हिलने डुलने लगती हूँ। कभी मेरी ये आंखें मुझे धोखा दे जाती हैं तो कभी मेरा पेट। मेरी पेट्रोल की टंकी भी लीक हो गई है। कुल मिलाकर मेरी दशा अत्यंत दयनीय एवं विचारणीय है। अब ना तो मुझसे तेज चला जाता है और ना अधिक भोजन उठाया जाता है। मैं पूरी तरह से वृद्ध एवं लाचार हो चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। बस, प्रश्न एक है, बस, बश, बस, 3 शब्द दिए हैं इसमें, ठीक है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। इसका उत्तर है वश। पहले वश का मतलब देखेंगे। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बश की बात नहीं। बश भगवान की करनी, मनुष्य के बश में नहीं। बस, बस करो, कितना खाओगे, बस, बस करो, इतना काफ़ी है। प्रश्न 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो उत्तर दिया है कारक शब्दों से निर्मित वाक्य। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा वाक्य है, नई नवेली बस बसों से ज़्यादा अविश्वसनीय है। तीसरा वाक्य है, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। यह हुआ हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी प्रक्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। प्रश्न 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार। उत्तर है जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और वह जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्या वाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान और गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण की 2-2 उदाहरण खोजकर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण, इसका उत्तर है संख्यावाचक विशेषण में 4, 8 और 10। गुणवाचक विशेषण में चांदनी रात, समझदार आदमी। ये था हमारा आज का पाठ, बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।